30 जून 2019। शॉर्ट ऑफ माउंटेन, नॉर्थ कैरोलिना। ऑस्टिन हॉवेल अकेले एक चट्टान की सतह पर आगे बढ़ते हैं। ना कोई रस्सी, ना कोई हार्नेस, बस चौक लगी हुई हथेलियां और 11 साल का अनुभव कि उसकी बॉडी ऐसी दीवार पर क्या कर सकती है। वो इस रास्ते पर इतनी बार चढ़ा है कि उसकी हथेलियां पकड़ खुद ढूंढ लेती हैं, नजरों से पहले। जमीन से 80 फीट ऊपर बाहर निकली चट्टान पर सुबह की धूप दक्षिणी हिस्से को गर्म कर रही है। वो एक और कदम बढ़ाता है और वो चिल्लाता है, नहीं। यही हुआ ऑस्टिन हॉवेल के डरावने आखिरी मिनटों में। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। ऑस्टिन हॉवेल लापरवाह नहीं थे। हर सोलो से पहले उनकी एक प्रक्रिया होती थी। अगर कुछ गलत महसूस होता था तो वो चढ़ाई के बीच में ही वापस लौट जाते थे। उन्होंने शॉर्ट ऑफ माउंटेन के इस हिस्से को एक साल में ज्यादातर पर्वतारोही जितनी बार रस्सी बांधकर चढ़ते हैं उससे भी ज्यादा बार फ्री सोलो किया था। फिर भी वे गिर गए। और जिस वजह से वो गिरे वही वजह थी जिसकी वजह से स्पेस शटल चैलेंजर लॉन्च के 73 सेकंड बाद टूट गया था। मनोविज्ञान वही है, बस दांव अलग हैं, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लेकिन इसे समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि पिस्का नेशनल फॉरेस्ट बर्क काउंटी, नॉर्थ कैरोलिना के लिनविल गॉर्ज वाइल्डरनेस में शॉर्ट ऑफ माउंटेन ट्रेलहेड की उस दीवार पर किस तरह का आदमी था। उस दिन की योजना एक फोटो सेशन की थी, जिसमें एक फोटोग्राफर जिसका नाम बेन वू था तस्वीरें ले रहा था, जबकि ऑस्टिन उन रूट्स पर सोलो कर रहा था जिनसे वो पहले से ही पूरी तरह से सहज था। जहां आमतौर पर शांत विनम्रता की अहमियत होती है, एक फोटोशूट कुछ ज्यादा लगता है। लेकिन जो ऑस्टिन को जानते थे वे चौंके नहीं। ऑस्टिन हॉवेल चढ़ाई खुद को जीवित महसूस करने के लिए करते थे, सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं। उस रोमांच का उन पर वैसा असर होता था जैसा किसी और चीज का नहीं। उस रोमांच ने उनकी अनोखी चढ़ाई शैली को प्रभावित किया। संघर्षों के बाद वे सब कुछ दस्तावेज करना चाहते थे। शायद उनके अंदर का एक हिस्सा जानता था कि इस धरती पर उनका समय सीमित है और बेन वहां मदद करने के लिए था। उसने कैमरा उठाया और ऑस्टिन को फिल्माना शुरू किया, जिसने बिना रस्सी या हार्नेस के मुश्किल रास्तों को बिना गलती चढ़ा। शूटिंग देर सुबह तक खत्म हो गई थी। बेन ने अपना बैग कंधे पर डाला, अलविदा कहा और वापस निकल गया। लेकिन ऑस्टिन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वह उस चट्टान की ओर गया जिसे पर्वतारोही टिल्टेड वर्ल्ड कहते हैं। वहां की चट्टान बाहर की ओर झुकी हुई है, जो नीचे की जमीन पर लटकती है, इसलिए पर्वतारोही अब अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते। उस चट्टान पर टिके रहना थकाऊ है। इसमें जबरदस्त कोर टेंशन चाहिए और शरीर का वजन संभालने के लिए उंगलियों के टेंडन पर निर्भर रहना पड़ता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सुबह बीतती गई, ऑस्टिन बिना रस्सी के जमीन छोड़कर ऊपर बढ़े और इस रास्ते पर चढ़ना शुरू किया। एक आम दर्शक के लिए पूरी सुबह चढ़ाई करने के बाद खुद को ऐसे रास्ते पर धकेलना घमंड जैसा लगता है, जैसे कोई स्टंटमैन बेवजह रोमांच की तलाश कर रहा हो। लेकिन ऑस्टिन एड्रेनलिन की सनसनी के पीछे नहीं थे। यह उसी चीज के बारे में था जिससे वे भाग रहे थे। देखिए, ऑस्टिन को अस्थिर माहौल ने बहुत पहले ही गढ़ दिया था, इससे पहले कि उसने किसी चट्टान को छुआ हो। फ्रेंड्सवुड, टेक्सास में 1987 में जन्मे ऑस्टिन के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह 4 साल के थे। उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही 2 घरों के बीच झूलते हुए बचपन बिताया। 2006 में जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में 19 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला साल पढ़ रहा था, वो एक इंडोर क्लाइंबिंग जिम में गया और वहां की क्लाइंबिंग वॉल में कुछ ऐसा था जिसने उसे वैसे ही जकड़ लिया जैसे कुछ ही चीजें किसी युवा को जकड़ती हैं और फिर छोड़ती नहीं हैं। लेकिन 2 साल बाद 2008 तक यह सब लगभग खत्म ही हो गया था। उसी इंडोर जिम में प्रैक्टिस क्लाइंब के दौरान वह 35 फीट सीधा कंक्रीट के फर्श पर गिर गया, क्योंकि उसकी सुरक्षा रस्सी पकड़ने वाले व्यक्ति से गलती हो गई थी। टक्कर में उसकी पीठ टूट गई और पैर चकनाचूर हो गए। लेकिन सबसे बुरा नुकसान नजर नहीं आ रहा था। गिरने से उसके दिमाग में खून बहने लगा, और जब दिमाग को ऐसी शारीरिक चोट लगती है तो वो हमेशा सही तरीके से ठीक नहीं होता। ऑस्टिन किशोर अवस्था से ही चुपचाप डिप्रेशन से लड़ रहा था। जैसे जैसे उसके टूटे हुए हड्डियां धीरे धीरे ठीक हो रही थीं, उस सिर की चोट ने उसकी अंदरूनी परेशानियों को और बढ़ा दिया और उन्हें एक गंभीर दम घूंटू स्थिति में बदल दिया।
जिससे वो बाहर नहीं निकल सका। उसका अपना ही मन उसके लिए एक दुश्मन सी जगह बन गया था। वो चुपचाप बैठने से ही घबराहट के दौरे और बुरे सपनों से परेशान होने लगा। उसके सबसे डरावने पल तब थे जब वो अकेला बैठा अपने ही दिमाग की उसे खत्म कर देने की इच्छा से लड़ता था। कभी उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। वो ह्यूस्टन में 10 मंजिला इमारत की छत पर जाकर किनारे खड़ा हो गया। वो इतनी जोर से रो रहा था और इतना ज्यादा भावुक हो गया था कि वो ऐसा कर ही नहीं पाया और वापस नीचे आ गया। वो बस इतना ही करीब पहुंच गया था। लेकिन फिर ऑस्टिन ने कुछ अजीब किया। वो वहीं लौटा जहां सब शुरू हुआ। वो वापस चढ़ाई करने लगा, शायद मन को सुकून देने के लिए, मुझे नहीं पता। और वहीं महज एक संयोग ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। 2009 में एक दिन ऑस्टिन टेक्सास में टेक्सास क्रूड नाम की 40 फुट ऊंची चढ़ाई कर रहा था। वो अपनी हार्नेस पहने हुए था और सुरक्षा का सामान भी साथ था। लेकिन जमीन पर अपने दोस्तों से बात करते हुए वो इतना ध्यान भटका हुआ था कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था उसने गियर को दीवार में लगाना ही भूल गया। जब वो ऊपर पहुंचा उसने नीचे देखा और महसूस किया कि उसने खुद को किसी भी चीज से नहीं जोड़ा था। उसने बस गलती से बिना किसी योजना के पूरी रूट को फ्री सोलो कर लिया था। लेकिन उसे जो चौंकाने वाला लगा वो खतरा नहीं था। जो उसे चौंकाया वो खामोशी थी। उस दीवार पर बिना सुरक्षा जाल के चढ़ते ही उसके दिमाग का घुटन भरा शोर अचानक रुक गया। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसे आघातजन्य मस्तिष्क चोट, पैनिक अटैक या बुरे सपने आते हों उसे ऐसा करना चाहिए। बस बता रहा हूं कि ऑस्टिन ने यही तरीका अपनाया। खतरा उसके लिए भागने का पसंदीदा तरीका था। जानिए फ्री सोलोइंग असल में क्या है, क्योंकि इंटरनेट पर यह शब्द अक्सर यूं ही उछाल दिया जाता है। फ्री सोलोइंग यानी बिना रस्सी, हार्नेस या सुरक्षा के चढ़ाई करना। 20 फीट ऊपर से गिरने पर टांगे टूट जाती हैं। 80 फीट से गिरने पर मौत हो जाती है। कोई उपकरण या बैकअप सिस्टम आपकी मदद नहीं कर सकता। आप और जमीन के बीच सिर्फ एक ही चीज है, आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। और वो तैयारी तब कितनी कारगर रहती है जब आपका पैर किसी ऐसी चीज पर फिसल जाता है जिस पर आपने पहली बार या 40 बार पहले कदम रखा हो। अधिकांश पर्वतारोही इसके करीब भी नहीं जाते। ऑस्टिन हॉवेल ने अपनी पहचान इसी के इर्द गिर्द बनाई थी। रस्सी अब सुरक्षा कवच नहीं रही, बल्कि उसकी दवा तक पहुंचने में रुकावट बन गई थी। उसने अपने आदर्श मशहूर फ्री सोलो क्लाइंबर माइकल रियर्डन की सोच को अपनाया, जिन्होंने मशहूर तौर पर कहा था, फ्री सोलोइंग जीवन भर की अभिलाषा है। ऑस्टिन इस बात पर पूरी तरह यकीन करता था और उसने उस चरम उपचार को पूरी हद तक अपनाया। पता चलता है कि जब आप अपनी उंगलियों के सिरों से किसी चट्टान से लटके होते हैं तो आपके दिमाग के पास सोच विचार करने या दुखी होने की फुर्सत नहीं होती। दिमाग सिर्फ आपको जिंदा रखने पर ध्यान देता है। गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह ध्यान केंद्रित कराता है। न कोई उदासी होती है, न कोई खुशी, बस अगला कदम जिस पकड़ में आप हैं। संतुलन के लिए जिन पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कोर टेंशन जो सब कुछ एक साथ बांधे रखती है, या कम से कम उसकी नजर से तो ऐसा ही था। फ्री सोलो की रोमांचकता में उसे वो मानसिक शांति मिल गई थी जिसकी तलाश थी। तुमने भी कुछ वैसा ही महसूस किया होगा, शायद किसी चट्टान पर नहीं। शायद वो तब था जब तुमने भारी वजन उठाते उठाते खुद को पूरी तरह जवाब दे जाने की हद तक धकेला, या इंजन के हुड के नीचे घंटा बिताया जब सब कुछ ठहर गया था। वो स्थिति जब सारी आवाजें गायब हो जाती हैं। अगले 10 सालों में ऑस्टिन ने अमेरिकी इतिहास में सबसे अनोखे और बेहद व्यापक फ्री सोलो रिकॉर्ड्स में से एक बनाया। इतनी बड़ी मात्रा में चढ़ाई की कि वो लगभग अविश्वसनीय थी। कई सालों तक उसका घर एक निसान फ्रंटियर पिकअप ट्रक बन गया, जिसे वो अपना कॉर्पोरेट खानाबदोश सेटअप कहता था। उसकी सारी जरूरत की चीजें ट्रक में आ जाती थीं। उसके पास स्लीपिंग बैग, रोप एक्सेस गियर, चॉक बैग, क्लाइंबिंग शूज और महंगी विस्की थी, जिसे वो तभी खोलता जब उसने कुछ नया किया होता। हर बार पिछली बार से एक कदम आगे, ज्यादा रोमांचक और ज्यादा खतरनाक कोशिश उसके लिए शांत दिमाग और सिर में कम शोर का मतलब थी। वह उस ट्रक को पूरे दक्षिण पूर्व में चलाता था, पूरे हफ्ते रोप एक्सेस वर्कर के तौर पर काम करता था और पूरे वीकेंड चढ़ाई करता था। लेकिन ऑस्टिन एक चलता फिरता विरोधाभास था। एक तरफ वह फ्री सोलोइंग को हल्के में नहीं लेता था। किसी भी कठिन सोलो से पहले
वो घंटों हर चीज का हिसाब लगाता था। चट्टान की बनावट, अपनी शारीरिक स्थिति, मौसम। वो रस्सी पर रूट्स की कड़ी प्रैक्टिस करता था और चढ़ाई में कुछ गलत लगे तो लौट भी जाता था। लेकिन जैसे ही उसे किसी रूट पर पूरा भरोसा होता, सतर्क योजनाकार की जगह एक अप्रत्याशित शोमैन ले लेता। उन दिनों वह अपने जूते पूरी तरह से बिना बांधे चढ़ाई करता था। कभी कभी वह एक हाथ से दीवार से लटक जाता था और आराम से मोबाइल फोन पकड़कर नीचे की खाई को फिल्माता था। कभी कभी वह उल्टा लटकता था। उसके पैर और पिंडलियां पहाड़ की दो बड़ी चट्टानों में फंसी होती थीं। उसके चर्चित करतबों में एक था जब उसने बिल्कुल बिना कपड़े पहने चढ़ाई की थी। मेरा मतलब, सच में कुछ भी नहीं पहना था। अप्रैल 2015 में इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया। एक आम हाइकर अचानक एक चट्टान पर नग्न आदमी के पास पहुंचता है। हाइकर तुरंत फोन निकालकर रिकॉर्ड करता है। कैमरे के पीछे से आवाज आती है, ये क्या है? ये आदमी पागल है। ये बिना रस्सी के नंगे होकर अकेले इस रास्ते पर चढ़ रहा है। ये तो बिल्कुल पागल है। ये ऑस्टिन हॉवेल था। वो शॉर्ट ऑफ माउंटेन पर 3 पिच की रूट फ्री सोलो कर रहा था और सिर्फ ग्रे न्यूज बॉय कैप पहने था। उसने इसे सचमुच प्राकृतिक पहली चढ़ाई कहा, शब्द के शाब्दिक अर्थ में। एपिक टीवी ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाया। एमटीवी के रिडिकुलसनेस ने इसे चलाया। ऑस्टिन हॉवेल क्लाइंबिंग जगत में नग्न सोलो क्लाइंबर के नाम से मशहूर हुए। भले ही वीडियो में आदमी बहुत हैरान सुनाई दे रहा था, लेकिन आउटसाइड मैगजीन के पत्रकार मैट सोमेक ने कुछ और ही कहा। ऑस्टिन द्वारा क्रेडिट्स में लोहान लाइसन को वीडियोग्राफर लिखने से मैट के लिए उसे ढूंढना और पूछना आसान हुआ, और उसने बताया कि ऑस्टिन ने उससे क्या कहा था। ऑस्टिन ने कहा, अगर मैं टूरिस्ट की तरह एक्टिंग करूं तो ये कूल लगेगा। कुछ मजाकिया बोलो, जैसे अचानक वहां आकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हो। उसके बिना कपड़ों के चढ़ाई के वीडियो वायरल होने पर लोग गुस्सा हो गए। अधिकांश लोगों के लिए चढ़ाई एक गंभीर खेल था, जिसमें सम्मान और सुरक्षा उपकरण जरूरी थे। उनके लिए ऑस्टिन एक और घमंडी, आत्ममुग्ध इंसान था, जो खतरनाक माहौल को इंटरनेट पर लोकप्रियता के लिए मजाक बना रहा था। उन्हें पता नहीं था कि वो गंभीर दिमागी चोट से लड़ने के लिए इतनी खतरनाक जगहों पर जा रहा था। ऑस्टिन को उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी। उसने लोगों के गुस्से का उपयोग अपने पॉडकास्ट के प्रचार में किया, क्योंकि जब आपका अपना दिमाग ही आपको मारने पर तुला हो, तब इंटरनेट पर अजनबियों की राय मायने नहीं रखती। उसने अपनी चढ़ाइयों को बढ़ावा देने वाले पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पोस्ट बनाए। उसका ब्रांड साहसी, निडर था और अपनी चढ़ाइयों का प्रचार करने में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। एक पूर्व प्रेमिका ने पत्रकार मैट सोमैट से कहा, वह विनम्र था, लेकिन हमेशा खुद का प्रचार करता रहता था। मैं सोचती थी, रुक जाओ, शांत हो जाओ। हम कहानी जानते हैं, लेकिन वो हमेशा इसके लिए उत्साहित था। मुझे नहीं लगता वह इसे रोक सकता था। चढ़ाई समुदाय उलझन में था कि उसके बारे में क्या सोचें। मेरा मतलब है, आप ऐसे आदमी के बारे में क्या सोचेंगे जो सोलो चढ़ाई के बीच रुक जाता है क्योंकि मूव गलत लगता है, और फिर इंटरनेट के लिए पूरी तरह नग्न होकर खतरनाक चट्टान पर चढ़ता है, लेकिन खतरे में सिर के बल कूदने की एक छिपी हुई भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। 10 मई 2015 को ऑस्टिन अपने दोस्तों के एक समूह के साथ कैलिफोर्निया के योसेमिटी में एल कैपिटान पर था। मिदनोज नामक रास्ते पर थे जब यह फिर से हुआ। उसने फ्री सोलो का सोचा था, पर दीवार गीली होने से गियर और रस्सियां इस्तेमाल करनी पड़ी। उसने एड गियर को चट्टान में लगाया और ऊपर चढ़ने के लिए अपने शरीर का वजन उस पर डाला, बजाय इसके कि वो अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल पकड़ पर करे। वो अच्छी तरह से सुरक्षित था। वो चढ़ता रहा जब तक कि जमीन से 20 फीट ऊपर उसके वजन से एड गियर का एक टुकड़ा दीवार से बाहर नहीं निकल गया। फिर शायद एक और गियर निकल गया और वो सिर के बल किनारे से टकरा गया। गिरने से उसकी खोपड़ी, कलाई और गर्दन की 5 हड्डियां टूट गईं। एक्सरे ये नहीं दिखा सके कि टक्कर ने उसके अंदरूनी कान के साथ क्या किया था। वो आईसीयू में जागा तो उसके बाएं कान की सुनने की शक्ति चली गई थी और उसका संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता तो दुनिया घूमने लगती, जैसे कोई उसे अंदर से हिला रहा हो। उसने 2 दिन आईसीयू में और करीब 1 हफ्ता अस्पताल के बिस्तर पर बिताया। उसने कहा,
जब भी मैं आंखें बंद करता, ऐसा लगता जैसे मुझे होम डिपो की पेंट के डिब्बे हिलाने वाली मशीनों में डाल दिया गया हो। लेकिन जैसे स्टीव मैक्वीन युद्धबंदी शिविर से भागने की सोच रहा हो, आप समझ सकते हैं कि ऑस्टिन ने क्या किया। करीब 10 या 12 हफ्तों की रिकवरी के बाद उसने तय किया अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने खुद प्लास्टर काटे, गर्दन का ब्रेस झटके से उतार दिया और मिसिसिपी में पिता के घर चला गया। वहां उसने हर दिन पागलों की तरह ट्रेनिंग की, खुद को हड्डी दर हड्डी, टेंडन दर टेंडन फिर से बनाया, उस इंसान की तरह जिसने किसी चीज को अपनी जिंदगी का जुनून बना लिया हो। और ऑस्टिन का जुनून था चढ़ाई करना, वहीं उसकी जिंदगी की डोर थी। अप्रैल 2016 तक ऑस्टिन न सिर्फ फिर से चट्टानों पर लौट आया था, बल्कि उसकी खोपड़ी कुचले जाने से पहले की तुलना में और भी ज्यादा जोखिम भरी चढ़ाइयां कर रहा था। कुछ बदल गया था। दोस्तों ने महसूस किया उसकी ट्रेनिंग अब अलग थी। अब वो इतने मुश्किल ग्रेड्स पर फ्री सोलो करता था कि अनुभवी रोप क्लाइंबर्स भी असहज हो जाते। उसने अपनी सोलो क्लाइंब्स, प्रक्रिया और फिलॉसफी को इंस्टाग्राम, ब्लॉग और पॉडकास्ट द प्रोसेस पर डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, जिसकी टैगलाइन थी, जिंदगी खुद में एक खतरनाक खेल है। उसी साल उसने एक ऐसा शारीरिक कारनामा किया जिसने तर्क को चुनौती दी। नवंबर 2016 में एक ही दिन में उसने 15 अलग अलग रूट्स को फ्री सोलो किया। ये 1 मील से भी ज्यादा तकनीकी सीधी चट्टान है जिसे बिना रस्सी के चढ़ा गया। पूरे दिन अपनी उंगलियों के सिरों से दीवार पर टिके रहना, अत्यधिक मांसपेशियों की थकान को संभालते हुए उस स्तर की अत्यधिक सतर्कता बनाए रखना लगभग अलौकिक है। उसने आधिकारिक रूप से डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया था। वह खेल के अपने सर्वोच्च शिखर पर वापस आ गया था। वह पूरी तरह से नियंत्रण में था, या उसे यही महसूस हुआ। अब बात यह है, मैं हर महीने पेट्रियन के लिए एक वीडियो बनाता हूं। चेतावनी के संकेत मौजूद थे, आप इसे कहीं और नहीं देखेंगे। अगर यही पसंद है, लिंक विवरण में है। 2019 तक उन्होंने 19 से अधिक अलग अलग 5.12 मार्गों को फ्री सोलो किया था, कुल 37 बार। 5.12 ग्रेड का मार्ग ऐसी चढ़ाई होती है जिसमें पकड़ने की जगहें 10 सेंट के सिक्के जितनी छोटी हो सकती हैं। ऐसी पोजीशन में आपका शरीर दीवार से पीछे की ओर झुक सकता है और एक पर्वतारोही जिसके पास रस्सी, नीचे एक साथी और वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग हो, वो भी पहली कोशिश में खुद को असहाय महसूस करेगा। ऑस्टिन ने ऐसी चढ़ाइयां की जिनमें उसके और जमीन के बीच कुछ भी नहीं था। दुनिया में ऑस्टिन जैसी कठिन और बड़े स्तर पर सोलो क्लाइंबिंग करने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जब लोग उसे बिना रस्सी चढ़ने पर पागल कहते, तो वह सीधे जवाब देता था, माफ कीजिए, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि डर मेरी जिंदगी की उन चीजों को मुझसे छीन ले जो मुझे खुशी देती हैं। जिससे हम वापस पहुंच जाते हैं रविवार 30 जून 2019 की सुबह 11:30 बजे पर। मुझे लगता है कि इस तर्क से बेन के कैमरे के लिए पोज देने और बेन के जाने के बाद ऑस्टिन बस अकेले में खुशी का एक छोटा सा पल चाहता था। वो 80 फीट ऊपर जमीन से था, बिना रस्सी के। ये लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है और वो रास्ता उसे पूरी तरह पता था। उसने शॉर्ट ऑफ माउंटेन के इस खास हिस्से पर इतनी बार चढ़ाई की थी कि शायद उसके हाथों ने पकड़ पहले ढूंढ ली, आंखों के देखने से भी पहले। वो चोटी के काफी करीब था, लेकिन ये खास दीवार सिर्फ ऊपर नहीं जाती, ये जमीन से बाहर की तरफ झुकी हुई है, जिससे चढ़ने वाले को हर एक सेकंड अपने ही शरीर के वजन से लड़ना पड़ता है। सुबह के 11:30 बजे थे और जून के आखिरी दिनों की धूप सीधी दक्षिण की तरफ वाले पत्थर पर चमक रही थी। पत्थर गर्म हो रहा था, जिससे पकड़ फिसलन भरी लग रही थी और उसके जूते के रबर को उसकी चरम सीमा तक धकेल रही थी। ऐसे छोटे छोटे विवरण ही ऑस्टिन को उत्साहित करते थे। ये वही चीजें थीं जिन पर नजर रखने के लिए उसकी प्री फ्लाइट प्रक्रिया बनाई गई थी। उस समय ऑस्टिन ओवरहैंग के सबसे खड़ी हिस्से में था, दोनों हाथ चट्टान पर और शरीर दीवार के बिल्कुल पास था, ऊपर की ओर बढ़ते हुए, एक ऐसे आदमी की तरह जिसकी इस खास तरह की चढ़ाई में 1 दशक से भी ज्यादा की प्रैक्टिस हो। ऑस्टिन ने बाईं ओर मूव किया और चट्टान की सतह की ओर होल्ड के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ जा लगे, दोनों चट्टान पर टिके हैं। फिर उसका पैर दीवार से फिसल गया
खड़ी दीवार से आपको खरोच आ सकती है और संभलना पड़ सकता है। एक ओवरहैंग पर आपका शरीर का वजन पहले से ही चट्टान से दूर खींचा जा रहा है। जैसे ही आपका पैर पकड़ खोता है, वही खिंचाव पूरी तरह हावी हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण आपको मौका नहीं देता, वो बस जीतता है। जैसे ही ये हुआ, उसने चिल्लाकर कहा, नहीं। फिर वह 80 फीट ऊंचाई से चुपचाप गिर गया। जैसे वो आखिरकार उस खामोशी के आगे झुक गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो तीसरी और आखिरी बार गिर रहा था। उसी समय 2 पर्वतारोही, जिनका नाम राइली कॉलिंस और जे मैसी था, पास ही मौजूद थे। वे उस सुबह डोपी डक नामक एक मार्ग पर चढ़ाई करने आए थे। वही मार्ग जिसे ऑस्टिन ने 4 साल पहले 2015 के उस वीडियो में प्रसिद्ध किया था, जिसे कोई भी कभी पूरी तरह से भूल नहीं पाया। वे दीवार के पार एक संकरी खड्ड से नीचे जा रहे थे और चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। तभी कॉलिंस ने ऊपर देख ऑस्टिन को गिरते देखा। राइली जड़ हो गया। जो देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ ही जे ने तुरंत वहीं पर रैपल लगाया और जितनी जल्दी हो सका ओवरहैंग के नीचे ढलान पर जहां ऑस्टिन पड़ा था, वहां दीवार से नीचे उतर गया। उसने सबसे पहले शरीर को स्थिर किया। फिर उन्होंने नब्ज देखी और सीपीआर शुरू किया। वह सीपीआर करता रहा जब तक बर्क काउंटी इमरजेंसी डिस्पैच नहीं पहुंचा। वे दोपहर 1:18 बजे पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑस्टिन एंड्रयू हॉवेल को दोपहर लगभग 1:30 बजे मृत घोषित कर दिया गया। वो सिर्फ 31 साल का था, एक युवा व्यक्ति जो अपरिहार्य अंत का सामना कर रहा था। तो इतना अनुभवी व्यक्ति इतनी जानी पहचानी रूट पर कैसे मर सकता है? आसान जवाब है बदकिस्मती। एक बार पैर फिसलना और पल भर के लिए उस पकड़ पर ठीक से न पकड़ पाना, जिसे वो कई बार इस्तेमाल कर चुका था। यह किसी के साथ हो सकता है, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए देखें कि ऑस्टिन ने अपनी जिंदगी कैसे मापी। वो ट्रक में महंगी विस्की रखता था। इस बोतल का एक खास मकसद था। ऑस्टिन ने अपने लिए एक नियम बनाया था कि वो उस बोतल से तभी एक घूंट लेगा जब उसने अपने जीवन में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। शुरुआत में घूंट काफी बार लिए जाते थे। एक नया रास्ता, एक कठिन स्तर, दीवार पर ज्यादा लंबा दिन, एक ही दिन में ज्यादा चढ़ाइयां। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, अनुभव बढ़ता गया और मानक ऊंचे होते गए, वैसे वैसे घूंट कम होते गए। इसका मतलब था कि ऑस्टिन हॉवेल ने कई साल ऐसे कामों में बिताए जो ज्यादातर पर्वतारोहियों को डराते, और वे उनसे सुरक्षित बाहर निकल आते थे। ऐसा कई बार करो तो कुछ सूक्ष्म सा बदलाव होता है। ना तो ये लापरवाही है, ना घमंड, बल्कि ये कुछ और ही शांत और कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि ये चुपचाप आपके पास आ जाती है। इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है। आपको शायद 1986 की वो सुबह याद होगी जब स्पेस शटल चैलेंजर लॉन्च के 73 सेकंड बाद ही टूट गया था और उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी। एक समाजशास्त्री डायन वॉन को यह पता लगाने में 1 दशक की रिसर्च और जांच लगी कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने इसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस कहा। उन्होंने देखा कि इंजीनियरों ने छोटे, संभालने योग्य संकेत देखे थे, संकेत और पिछले उड़ानों में ओरिंग्स पर भी, और हर बार शटल फिर भी उड़ती रहीं और सुरक्षित लौट आई। और हर बार जब शटल सुरक्षित लौट आई तो ओरिंग की समस्या थोड़ी कम गंभीर लगने लगी। ऐसा नहीं था कि कुछ बदल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। ऐसा कई बार करने पर चेतावनी जैसी नहीं लगती। दिमाग ने चेतावनी संकेत को सामान्य पृष्ठभूमि शोर मान लिया। ऑस्टिन के पास 11 साल का पृष्ठभूमि शोर था। 11 साल उन दीवारों से दूर जाने के जो कमजोर पर्वतारोहियों को मार सकती थीं। दीवार तो और सुरक्षित नहीं हो रही थी, वो बस इसकी आदत डाल रहा था। ठीक वैसे ही नॉर्थ कैरोलिना में उस दीवार पर चढ़ना भी कम खतरनाक नहीं था। ऑस्टिन को अब यह महसूस नहीं होता था। कुछ महीने पहले उसके पिता ने उससे कहा था, बेटा, तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा? ऑस्टिन ने जवाब दिया, हाँ पापा, मैंने सब कुछ अच्छे से सोच लिया है और मैं अपने कामों के नतीजे भुगतने के लिए तैयार हूं। ऑस्टिन हॉवेल ने अपने फैसलों के नतीजे स्वीकार कर लिए थे, लेकिन अगला पर्वतारोही एक व्यवस्थित और सुरक्षा के प्रति जुनूनी दिग्गज था।
जिसने खेल के हर नियम में महारत हासिल कर 30 साल तक जीवित रहा। एक सामान्य दोपहर उसने अपने उपकरण पर एक गंभीर चेतावनी संकेत देखा, लेकिन खुद से कहा कि ये बस एक दिन और चल जाएगा। इसके बाद यही हुआ।